हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर। सिनेमा की दुनिया में आज हम आपको एक खास मेहमान, जाने माने फिल्म निर्माता राहुल मित्रा से मिलवाने जा रहे हैं। राहुल मित्रा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दें कि साहिब बीवी और गैंगस्टर 1, 2 और 3 का कामयाब प्रोडक्शन ये कर चुके हैं। साथ ही साथ संजय दत्त स्टारर टूरबाज, सैफ अली खान की बुलेट राजा और कंगना रनौत की रिवॉल्वर रानी जैसी सफल फिल्मों का इन्होंने प्रोडक्शन किया है। राहुल मित्रा जो है इंस्पेक्टर अविनाश में आपको अभिनय करते हुए नजर आएंगे, तो आइए आज उनसे तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल मित्रा। राहुल मित्रा जी, आपके काम के बारे में तो हम बता ही रहे हैं और दुनिया आपके काम को देख रही है, सराह रही है और काफी अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन हर फिल्म मेकर की शुरुआत कहां से हुई और किस तरह को उसको मोटिवेशन मिला, यही सब लोग जानना चाहते हैं। उसी पर ही हम आपसे बात कर अपनी जो टॉक है उसकी शुरुआत करेंगे। आपने जो अपने करियर की शुरुआत की है वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर की थी, और एक जर्नलिस्ट को भी जो सिनेमा में सलाहियत चाहिए होती है, यानी कि स्टोरी टेलिंग अगर उसकी अच्छी है तो वो एक बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो साबित होता है। और सिनेमा में भी आपको एक अच्छी स्टोरी टेलिंग ही चाहिए होती है। तो जर्नलिस्ट से लेकर सिनेमा का आपका सफर किस तरह से शुरू हुआ, ये सभी जानना चाहते हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी बात थी जो आप कहना चाहते थे जिसकी वजह से आप सिनेमा के पर्दे पर आए? आपने सही कहा। मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र से मेरी शुरुआत हुई प्रोफेशनली, लेकिन अगर उससे पीछे पहले अगर आप जाएं तो मैं चंडीगढ़ में बड़ा हुआ। स्कूलिंग मेरी वहीं पे रही 10th तक। तो जो बचपन में जो एक्सपीरियंसेस थे, बड़ी बड़ी फिल्में देखने की, धर्मवीर, माँ, ये मल्टी स्टारर फिल्में एक दूसरे के लिए, इन फिल्मों ने मुझे, क्योंकि पिताजी IAS ऑफिसर थे, तो वो हर वीकेंड पे अपने तीनों बेटों को लेके जाया करते थे फिल्में दिखाने। उनको खुद इतना शौक नहीं था, लेकिन उनको था कि भाई इनकी चेंज हो जाएगी। तो मैं बहुत प्रभावित होता था उस ड्रामा से, उस थ्रिल से। तो मुझे लगता है कि वो बचपन में जो मैंने देखी उसी तरह की मैं फिल्में, ड्रामा, थ्रिलर, मल्टी स्टारर, बड़ी फिल्में, वो मुझे अच्छी लगती हैं। और दो तरह के फिल्म मेकर्स होते हैं मुझे लगता है। एक जो सिनेमा को देख देख कर फिल्में बनाना चाहते हैं, तो ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं प्रोडक्ट ऑफ सिनेमा। और एक मैं मानता हूं कि मेरी तरह के होते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ लाइफ है। तो जो जिंदगी मैंने जी है अब तक और जो मैं जी रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो मेरी फिल्मों में आपको देखने को मिलेगी। जर्नलिज्म से शुरुआत से क्या हुआ कि लिखावट, उसके बाद मैं राहुल को अगर आप उल्टा लिखें तो लोहार होता है। तो मैं लिखा करता था उल्टा लिख के, और मैं अपने आप को ये कहता था कि भाई तुम तो लोहार हो, तो तुम्हारा काम कुछ और करना है, कुछ और तराशना है, कुछ और। तो वहीं से मेरी पहली कंपनी ब्रांड स्मिथ, क्योंकि ब्लैक स्मिथ तो नहीं था, तो ब्रांड स्मिथ, और फिर ब्रांड स्मिथ मोशन पिक्चर्स, और फिर राहुल मित्रा फिल्म्स। अभी भी आप राहुल मित्रा का जो डबल टी का देखेंगे तो हथौड़ा, वो वहीं से हथौड़ा आया है। तो मुझे लगता है कि नथिंग गेट्स वेस्टेड इन द जंगल। जर्नलिज्म में जो सीखा, उससे पहले स्कूल में रेडियो प्रोग्राम्स किए, उसके वो आज काम आ रहे हैं। तो कुछ भी लाइफ में आपके हर चीज, हर एक्सपीरियंस काम में आता है। बस आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और सीखते रहना है। और यही मेरी जर्नी रही है, और मैं आज भी रोज यही बात अपने आप को समझा के उठता हूँ रोज सुबह कि आज कुछ नया सीखना है। लेकिन कोई एक टर्निंग पॉइंट, एक टच ऐसा हुआ होगा जब आपने सोचा हो कि नहीं, अब फिल्में बनानी है, वो टर्निंग पॉइंट हम आपसे जानना चाहते हैं। जब मैं उतरा फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ 13 साल 14 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो उस समय अगर आप देखें तो जिस तरह की फिल्में बन रही थी, वो सब फिल्में NRI ऑडियंस के लिए बन रही थी। शाहरुख खान सुपरस्टार थे तब, अब तो खैर पठान के साथ वो दोबारा से सुपरस्टार हो गए। लेकिन सारी NRI सेंट्रिक फिल्में थी। तो मैं छोटे शहर से था, तो मुझे लगता था कि मुझे कोई परहेज नहीं है उन फिल्मों से। हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नाम दिया इन फिल्मों ने, सब कुछ है, लेकिन मुझे उन कहानियों में रस नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि मैं जहां से आया हूं, या
छोटे शहर, वो छोटा शहर कहीं भी हो सकता है, वो चंडीगढ़ हो सकता है, वो इंदौर हो सकता है, जयपुर हो सकता है, उसकी कहानियां क्यों नहीं आ रही हैं? तो ये तो एक था। और मैं आज बहुत खुशी और फख्र से ये बात मुझे इस चीज़ का एहसास है, और लोग बोलते भी हैं जब मैं फिल्म फेस्टिवल्स में जाता हूं या कहीं जाता हूं या मेरे विकिपीडिया पेज पे, कि जो इंडियन फिल्म का जो नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं बदला साहिब बीवी गैंगस्टर से। तो अगर साहिब बीवी गैंगस्टर नहीं आती उस वक्त, तो उसके बाद जितनी तमाम फिल्में आई जो रूटेड थी, जो छोटे शहरों की कहानियां, जिसपे कहानी तो एक अलग बात है, जो किरदार इंटरेस्टिंग थे, तो मेरे लिए हमेशा कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं। तो ये एक बहुत मेरे अंदर एक जुनून था कि नहीं, इस टाइप की कहानियां क्यों नहीं आ रही, और इसलिए मैं उतरा और मैंने पहली फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर 1 बनाई। आपकी फिल्मों की खासियत भी मैंने देखा कि यही रही है कि वो भारतीय फिल्मों की जो असली पृष्ठभूमि है उसी को ही दर्शाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि ये चैलेंजिंग होगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सिनेमा में एक चमक दमक है, बड़े बड़े सेट्स हैं और बेइंतहा पैसा खर्च किया जा रहा है, वहीं आप दूसरी तरफ एक इस तरह की फिल्म बना रहे हैं जो इंसान को एक अपनी पृष्ठभूमि से जोड़ती है। तो क्या आपको कहीं भी ऐसा लगा कि ये शायद चैलेंजिंग होगा मेरे लिए? देखिए, बिना चैलेंज के तो जिंदगी में मजा ही नहीं है। सुना है समंदर को बहुत गुमान आया, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया। तो जब तक आप चैलेंजेस को नहीं आपको दिखेंगे और आप उनको पार नहीं करना चाहेंगे तो जिंदगी में कुछ होगा नहीं। फिर तो कंफर्ट जोन में आप रहिए अपने। तो आज भी मैं नौकरी कर रहा होता जहां से मैंने शुरुआत की थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर मैं ये जो तमाम मुझे एक्सपीरियंसेस मिले हैं वो मैं नहीं, उसका मैं मजा, उसका मैं लुत्फ नहीं उठा सकता था। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपने अपनी फिल्मों पे मेहनत बहुत ज्यादा की है। खासतौर पे आपने बताया कि आप कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आपके कैरेक्टर जो हैं वो अलग ही होते हैं बिल्कुल, चाहे साहिब बीवी और गैंगस्टर का हो, चाहे बुलेट राजा हो, चाहे रिवॉल्वर रानी में आप देखिए कि आपने कंगना को एक तरह से बिल्कुल ही डिफरेंट रोल दे दिया है। मेरे ख्याल से उनका एक चेहरा ही बदल दिया है, उनकी शख्सियत को ही पूरा बदल के रख दिया है। तो उसके पीछे भी कुछ बात है कि आप कैरेक्टर को एकदम नया लुक देते हैं। कई बार क्या होता है, हम ना कहानी के अंदर इतना फोकस करने लगते हैं और आप भूल जाते हैं कि वो जो, देखिए अब एक कैरेक्टर है, कोई भी, अब जैसे मैं हूं और आज यहां पे बैठा हूं, मैं बहुत ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं यहां बैठा हूं और मुझे बहुत मजा आ रहा है आज आप सबसे बात करके और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करके इस माध्यम से। लेकिन मेरा आज यहां पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा और वो एक्सपीरियंसेस करने, तो एक हर कैरेक्टर का एक ट्रेजेक्टरी होती है, ठीक है ना। तो राहुल मित्रा कभी चला होगा, कभी गिरा होगा, कभी किसी चीज में फेल हुआ होगा। मैंने पहले फिल्म बनाई तो सबने कहा क्या कर रहे हो, तो गया काम से। फिल्म बना रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, अच्छा खासी चल रहा है, तुम्हारी एक तुमने कंपनी खोली है, जर्नलिज्म छोड़ के वो करते रहो, अपने कंफर्ट जोन में रहो। किसके साथ फिल्म बना रहे हो, अरे इन एक्टर्स के साथ, वो भी प्रॉब्लम थी। पहली बनाई, उसके बाद अरे सीक्वल बना रहे हो इरफान खान के साथ, नहीं चलेगा। उसके बाद अरे बुलेट राजा बना रहे हो, इतनी बड़ी फिल्म, अरे रिवॉल्वर। सो हर स्टेज पे अब जाके मुझे लगता है लोग कहते ठीक है, इसको जो करना है करते रहो, क्योंकि इसने करना वही है। जी सर, आपकी यही मैं खासियत देख रही थी कि आप एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करते हैं अपनी फिल्मों में। खासतौर पे ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है और कि आप सीक्वल बनाते हैं, जैसे साहिब बीवी और गैंगस्टर का आपने 1, 2 और 3 बनाया है। तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि ऑडियंस को एक सीक्वल में बांध के रखना, उसके नरेटिव को इस तरह से बांध के रखना कि वो सेकंड पार्ट भी देखने के लिए आए, फिर थर्ड भी देखने के लिए आए, और खासतौर पर कैरेक्टर्स को बांधना, स्टोरी लाइनअप करना। तो किस तरह से आप कर पाते हैं ये? वो देखिए, जब आप किरदार के ऊपर फोकस करते हैं, देखिए कहानी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर मैंने उस वक्त अपने परिवार को या अपने दोस्तों को बताया होता कि भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसमें एक रॉयल है, वो एक पैलेस में रहता है जिसमें पैसे भी नहीं है खर्च करने के लिए, और उसकी बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई, तो मुझे शायद लोग पत्थर मारते उस वक्त कि तुम क्या बना रहे हो। लेकिन द मोमेंट आई सेड साहिब बीवी और गैंगस्टर, तो क्या है कि उसके टाइटल में एक जर्म था मार्केटिंग का, एक जर्म था कहानी बताने का, एक जर्म था उन किरदारों, उन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने का। तो
आज हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम हेडलाइंस पढ़ते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि क्या है, हम ट्रेलर देखते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि हमें ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं, हम पोस्टर से डिसाइड करते हैं। तो उसी तरह से वो जो जर्न है वो जरूरी है, उसके लिए आपके कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो इसलिए आज भी मैं कुछ भी पढ़ता हूं, सुनता हूं, कहानी तो चलो ठीक है, क्योंकि कहानियां 2, 3, 4 ही हैं, महाभारत से बड़ी कोई कहानी नहीं है, रामायण से बड़ी कोई कहानी हो ही नहीं सकती। लेकिन वो जो किरदार हैं और वो जो आपस में जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और उनका गिरना और फिर उठना, दो ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट है, उसी से लोग जो हैं इंगेज होते हैं आपके ड्रामा में, आपकी स्टोरी में, और वही करने की मैं कोशिश करता हूं हमेशा। जी, आप इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं और जम जो आप बोल रहे हैं उसी के लेकर आप आगे बढ़ते हैं। स्टोरी टेलिंग को मैं बात कर रही थी आपसे। स्टोरी टेलिंग में कहा जाता है कि भारत जिसमें इतनी विविधता है, हर तरफ कहते हैं कि कहानियां जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं, अगर आप नजर डालें तो उनको अगर सिनेमा की शक्ल दी जाए तो उसके लिए कितना, मतलब आप कहते हैं कि कंटेंट हब, आप कहते हैं कि आज सिनेमा जो है कंटेंट हब की तरह से उभर कर आ रहा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे बहुत ज्यादा बूम कर रही है लोगों के लिए, उसको आप किस तरह से नजर से देखते हैं? देखिए, कहानियां तो हर जगह हैं, शायद मैं आज भी यहां से कुछ लेकर जाऊं, और मैं तलाश में रहता हूं कहानी के लिए। मैं आपके आज यहां पे शेयर कर रहा हूं कि मैं इस वक्त 2-3 चीजें डेवलप कर रहा हूं, जिसके ऊपर मेरे राइटर्स रूम और मैं पूरा तवज्जो देता हूं इस चीज को कि राइटर्स में ये नहीं कि अरे मुझे 15 दिन के अंदर पहला ड्राफ्ट चाहिए, नहीं, क्यों भी कुछ समय दो। हाँ ठीक है, ब्रॉडली देखिए, क्योंकि कॉमर्स भी तो है ना, ये एक ही आर्ट फॉर्म है जो कि दिल और दिमाग दोनों है, इसमें क्रिएटिविटी भी है और साथ में कॉमर्स भी है, और उन दोनों की जो मैरिज है उसको बोलते हैं सिनेमा। तो मेरा ध्यान रहता है हमेशा दोनों चीजों पे। तो मेरा राइटर्स रूम है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग राइटर्स रूम, जहां पे 1, 2, 3 राइटर्स काम कर रहे हैं। जितनी मेहनत लगेगी और जितने तबीयत से लिखावट की जाएगी, उतना ही बाद में मजा आएगा। तो इसलिए आई थिंक राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज आप देखें ओटीटी की अगर बात करें तो राइटिंग इज बैक, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक राइटर है, मैं भी पत्रकार हूं, और मैं जब पत्रकार था तो मैं खूब लिखा करता था। आज मैं पढ़ता हूं वही लिखावट, कोई कंट्रीब्यूट करता हूं, कुछ कर सकता हूं, तो मेरी दखल हर डिपार्टमेंट में रहती है। और वही मैंने कहा, नथिंग गेट्स वेस्टेड इन द जंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहानी को ये मालूम भी होना चाहिए कि कौन सी कहानी कमर्शियली चलेगी, वाइबल है कि नहीं। ये दोनों चीजों के ऊपर तो थोड़ा सा ट्रिकी है मामला। सर, आपकी फिल्मों की खासियत यह भी रही है कि आपने महिलाओं को बहुत स्ट्रांगली उसमें रिप्रेजेंट किया है, चाहे साहिब बीवी और गैंगस्टर की बात हो, रिवॉल्वर रानी में आपने कंगना रनौत को इतना अच्छा मौका दिया है उसमें। तो महिलाओं को सिनेमा में लेकर आपका क्या नजरिया है? आप देख रहे हैं कि महिलाएं आज कितनी ज्यादा ग्रो कर रही हैं। एलिफेंट विस्परर्स की हमारी टीम है, कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मूंगा, उन्होंने ऑस्कर जीत कर लेकर आई हैं। आप देखिए कि महिलाएं प्रोडक्शन में भी इतने ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि सिनेमा में कितना ज्यादा उनके लिए और आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ है? देखिए, मैं तो बहुत प्रभावित हूं, मेरी तो कुंडली में लिखा हुआ है कि विमेन विल बी लकी फॉर मी। मेरी तुला राशि है, और शुरू में बचपन में समझ नहीं आती थी ये बात, बाद में जाके समझ में आई। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी परवरिश जिस तरह से रही है, हालांकि हम 3 भाई थे और मैं सबसे छोटा, 2 लायक भाइयों का नालायक भाई था, लेकिन माताजी और पिताजी और पूरे घर में जो माहौल था, आई थिंक रिस्पेक्ट फॉर वुमेन जो है वो बचपन से रहा, और इस चीज का मुझे बहुत बहुत गौरव मैं महसूस करता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ कैमरा के आगे, अब कैमरा के पीछे भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ के काम कर रही हैं। आज देखिए, मैं आपके साथ बैठा हूं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और ये और बढ़ना चाहिए। मुझे सिर्फ, आप मेरी फिल्मों में देखें, औरतों को बहुत बोल्ड किरदार में मैं हमेशा, ये नहीं कि कहीं कोने में डोरमैट की तरह कहीं पड़ी हुई है। साहिब बीवी और गुलाम से प्रभावित होके उसका टेक ही तो है, एक उसका एन ओड टू साहिब बीवी गुलाम इज साहिब बीवी गैंगस्टर। तो उस समय सोच यही थी कि भी साहिब आज की दुनिया में होंगे तो कैसे होंगे,
बीवी होगी तो कैसे होगी, और गैंगस्टर मतलब कि गुलाम होगा तो कैसा होगा। तो सोसाइटी बदलती है, उसके साथ फिल्में बदलती हैं। आज जिस तरह का मौका है, औरतें इतना अच्छा कर रही है, महिलाएं पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में भी। तो मुझे बोल्ड कैरेक्टर्स पसंद हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए। और वो एक फिल्म में हम सबको मालूम है, जा जी ले अपनी जिंदगी, शाहरुख खान की फिल्म जो है, तो अभीश पुरी साहब जब बोलते हैं कि जा जी ले जिंदगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को परमिशन लेने की जरूरत है। हाँ। जिंदगी जीने के लिए हाँ। महिलाएं खुद अपनी जिंदगी बना सकती हैं और बनाती हैं, और अपने साथ साथ और लोगों की भी जिंदगी बना देती हैं। सो आई बिलीव दैट ये जो पार्ट है औरत का, इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी, पावर, ये मुझे हमेशा से एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैं निजी जिंदगी में इन्फ्लुएंस भी रहता हूं, और मुझे हमेशा स्ट्रांग कैरेक्टर्स पसंद है। मुझे सिर्फ तकलीफ है तो एक चीज की, कि आजकल ओटीटी या फिल्मों में अभी भी कुछ कुछ जो सीन्स हैं और जो कुछ कुछ कैरेक्टराइजेशन है, वो अभी भी स्टीरियोटाइप है। यू नो, जीन्स पहनी हुई है तो मॉडर्न गर्ल है, या टिपिकल वाइफ के रोल्स, मतलब जैसे मैंने कहा, कैरेक्टर की ट्रेजेक्ट्री नहीं है। वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप तो फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, लंबे वक्त से आप करते आ रहे हैं, तो क्या कहीं अब भी आपको कहीं कुछ कमी ऐसी लगती है जो इम्प्रूव होनी चाहिए सिनेमा में? देखिए, इम्प्रूवमेंट जैसे कि पेमेंट को ही लेके कहते हैं कि भाई हमेशा हीरोइन अभिनेत्री जो है उसको कम पैसे मिलते हैं और हीरो को ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये भी एक मतलब कहानी है। फिर उसके बाद में और भी कुछ इस तरह की कुछ सिचुएशन, देखिए, डिस्पैरिटीज काफी कम अभी भी हैं, लेकिन काफी कम हो रही हैं। मैंने तो कंगना के साथ काम किया है। कंगना इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स टुडे, और रिवॉल्वर आने के समय भी मैंने बहुत अच्छे एक जो भी प्राइस पॉइंट पे उस समय लॉक किया था, आज तो उससे बहुत आगे बढ़ गई हैं वो। डिस्पैरिटी है, लेकिन काफी कम हो रही है। अभी विमेन ओरिएंटेड फिल्में, अगर आप देखें, विमेन ओरिएंटेड फिल्में शुरू से बनती आई थी। मदर इंडिया, सीता गीता, ये सब विमेन ओरिएंटेड थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं, चाहे किसी पर्पस से या ये इस चीज का हवाला देते हुए कि भाई कमर्शियली वायबल नहीं होंगी, कहीं ना कहीं वो पीछे आ गई। बिकॉज 80s का जो दौर था वो एक्शन का दौर था। तो एक्शन में जो फीमेल रोल्स थे वो फिर सीमित रह गए एज एक्सेसरीज टू द विलन और द हीरो। तो उसी को बदलने के लिए तो मैं इन्हीं चीजों को के बदलने के लिए अपनी एक छोटी सी कोशिश के लिए, कई फिल्मों में हमने देखा है कि वुमेन्स ने भी, अभिनेत्रियों ने भी एक्शन फिल्में की हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि एक्शन में सिर्फ एक्शन हीरो करेगा तो घर पे बीवी है, कह रही है कि ठीक से आना वापस घर पे, तो औरत एक्शन क्यों नहीं कर सकती? आप मेरी फिल्मों में देखिए, दबा के एक्शन है। सो मैं वही आपसे जिक्र कर रहा हूं। उसमें मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं एक मेल गेज है, जिसको मैं बोलता हूं। एक ये टर्मिनोलॉजी है जो वेस्टर्न फिल्मों में यूज की जाती है, दैट स्टिल नाउ वुमेन ओरिएंटेड रोल्स आर सीन फ्रॉम अ मेल गेज। तो मुझे लगता है कि वो जो व्यू पॉइंट है, जो पर्सपेक्टिव है, उससे थोड़ा सा हटना चाहिए। और महिलाओं को जितना आगे वो आए, मुझे तो बहुत खुशी होगी, और मुझे देखने में भी ऑडियंस को मजा आता है। इसलिए मेरे हमेशा बोल्ड कैरेक्टर्स रहते हैं औरतों को लेकर। ओटीटी का आपने यहाँ पर जिक्र किया। ओटीटी जो है वो एक नया चेंज लेकर आया है, मतलब पूरा चेहरा ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिनेमा का ओटीटी ने बदल कर रख दिया है। एक तरफ एक इनसिक्योरिटी भी कही जा रही है लोगों को कि अगर ओटीटी इतना ज्यादा कामयाब हो रहा है तो सिनेमा पर जो है वो बड़ी फिल्में जो हैं वो ज्यादा चल नहीं पा रही हैं। आपके नजरिए में ओटीटी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये चैलेंजिंग है या फिर ये एक नई राहें खोल रहा है प्रोडक्शन में? किस तरह से देखते हैं आप? मुझे याद आ रही है, जब मैं बचपन में किराने की दुकान पे जाया करता था, जब माताजी कहती थी जाके तेल ले आओ, साबुन ले आओ, तो मैं जाके पूछता थोड़ी ना था कि भाई पैराशूट का तेल देना या फिलहाल देना। वो जो पीछे अंकल या भैया या आंटी या जो भी होता था काउंटर के पीछे, वो जो पकड़ा देता था वही मैं घर लेके आता था। इतने का साबुन, इतने का तेल। फिर क्या हुआ, उसके बाद आए मॉल्स, और मॉल्स के अंदर आपको एक टोकरी पकड़ा दी, और उस टोकरी में फिर मैं रखने लगा ये पर्टिकुलर एक मैंने उठाया तेल, अपनी पसंद की, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वापस रख दिया। फिर मैंने दूसरा उठाया, फिर मैंने ये साबुन आया, तो आपको मिल गई चॉइस, मतलब पावर आ गई कंज्यूमर के हाथ में। ओटीटी ने यही किया जो मॉल्स ने किया था रिटेल को।
तो मैं पहली बात तो ओटीटी का स्वागत करता हूं। कोविड के दौरान जब हम सब लोग, पूरा विश्व ग्रसित था कोविड से, उस समय हमको अगर किसी चीज ने एंटरटेन किया तो वो ओटीटी था। नहीं तो हालत खराब हो जाती सबकी, सब घर बैठे शोज देख रहे थे। तो ओटीटी की कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी और सिनेमा ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, ना सिर्फ को एग्जिस्ट करेंगे, को थ्राइव करेंगे। अभी आप हाल में देखिए पठान, दृश्यम, बहुत सारी फिल्में जो जिन्होंने ऑडियंस को वापस सिनेमा में लेके गए जी। तो दो तरह की फिल्में होती हैं, एक अच्छी फिल्म और एक बुरी फिल्म, और तीसरी फिल्म मैं तो नहीं जानता। मतलब अब ऑडियंस को तो बहुत सारी चॉइस मिल गई है, आप चाहे ओटीटी पे जाएं चाहे सिनेमा पे जाएं। एक जो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, जो आपको बिल्कुल ही पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, जो आप खुद बैठ के अपनी दुनिया में फील कर रहे हैं, वो आपको देगा ओटीटी, चाहे वो मोबाइल फोन पे देखिए, टीवी पे देखिए। लेकिन आपके साथ लोग बैठे हैं, सिनेमा में तालियां पड़ रही हैं, और एक जो पूरा एक्सपीरियंस है, हिंदुस्तानियों को तो बहुत शौक है सिनेमा। अच्छा, सिनेमा में बहुत शौक करती हूँ वो कभी खत्म नहीं होगा। वो माहौल जो उनको मिलता है फील, वो उसके लिए वो माहौल कभी खत्म नहीं होगा। तो लेकिन ओटीटी बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ ये है कि ओटीटी में कंटेंट की सैचुरेशन नहीं होनी चाहिए। हम भी देखते हैं कि 10 चीजें हमें पहले अच्छी लगती थी, अब एक चीज अच्छी लगने लगी है। तो ऑडियंस जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ऑडियंस को कभी बेवकूफ नहीं मानना चाहिए। ऑडियंस हम सब के ऊपर भारी पड़ती है, उनको मालूम है, वो सूंघ लेता है प्रोडक्ट को कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि कभी, तो इसलिए ओटीटी में लोग देखते हैं, जो कोई चीज पसंद नहीं तो कांटा मार देंगे, वापस रख देंगे, जैसे मैंने कहा। लेकिन सिनेमा में उस एक्सपीरियंस के लिए लोग जाएंगे। मेरा ओटीटी के साथ थोड़ा जल्दी एक्सपीरियंस रहा। मैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी कि इंस्पेक्टर अविनाश में आप जो हैं वो हमें स्क्रीन पर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आप एक किरदार प्ले कर रहे हैं। आप एक कामयाब फिल्म निर्माता रहे हैं, अब आप पर्दे पर भी आ रहे हैं। क्या कुछ ऐसी बात आपको कहने से रह गई एक प्रोडक्शन फिल्म मेकिंग के तौर के ऊपर, जो अब आप उसमें आ रहे हैं एक्टिंग में? मुझे तो लगता है अभी मैंने कुछ किया नहीं, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। अच्छा, अभी तो बहुत कुछ बचा है। तो अब आपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इंस्पेक्टर अविनाश है, जियो सिनेमा के ऊपर ये अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और काफी हिट हो गया है। IMDb पे टॉप रेटिंग चल रही है। उस पर मैंने MLA जगजीवन यादव का किरदार निभाया है। तो जब नीरज पाठक राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया इसके लिए और कहा कि मैं रणदीप और बाकी अन्य कलाकार हैं, उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो मैं चाहता हूं कि वो आपकी पर्सनालिटी जब मैं लिख रहा था तो जहन में आ पाए, तो क्या आप करेंगे? तो मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। तो भी मैं मूछ वूछ उगा के और अपने ही कपड़े लेके अपनी खुद की स्टाइलिंग करके पहुंच गया, लाइनें याद करी और सीन हो गया। तो आज वो काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। और रणदीप को जिस दिन पता लगा उसी दिन सेट पे कि मैं कर रहा हूं, तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो मजा आया। देखिए, वही मैंने कहा है कि इतने साल कैमरा के पीछे, और किसी ने अगर जिंदगी जी है और जी रहा है, तो उसके लिए मुझे लगता है किसी के लिए भी, मैं क्या, आप भी एक्टिंग, आप बहुत अच्छी एक्टर बनेंगे मुझे लगता है। तो मुझे मजा आ रहा है ये करते हुए, और ऑफर्स आ रहे हैं काफी मेरे। अभी सुनील शेट्टी, दिव्या दत्ता, ईशा गुप्ता, अनुराग कश्यप के साथ फाइल 323 कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट शेड्यूल लंदन में है, जहां पे मैं चीफ CBI काउंसिल बनाऊं। फिर एक फिल्म में मैं IG लखनऊ बनाऊं पवन मल्होत्रा के साथ, साइबर क्राइम के ऊपर वो फिल्म है, लव हैकर्स। फिर मैं इम्तियाज अली की अगली फिल्म कर रहा हूँ, ऑलरेडी शॉट, चमकीला। उसमें मैं एक सिख सरदार पुलिस ऑफिसर बनाऊं। तो इस तरह से मजा आ रहा है। अभी मैंने होली काओ की, और तो ये तो चलता रहता है। लेकिन अब जरा सीरियस मुझे रोल्स आने शुरू हो गए हैं, तो अब मैंने कहा अभी आप जरा पैसे वैसे देने लगो तो मैं और काम करूं। सर, आपकी ये लाइन बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है कि अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जी हाँ, आप मेरी अगर प्रोफाइल तो यही मोटिवेशन अब आपसे जो है वो हमारे दर्शक भी लेंगे, और काफी कुछ सीखा होगा आपकी बातों से भी, और काफी कुछ आपकी जो अनुभव है उन्होंने जाने होंगे। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। तो सिनेमा की दुनिया के इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।